Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic cell cycle. सबसे पहले हम इसकी एक एनिमेशन देखते हैं ताकि हम लोगों को इसका अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली सेल साइकिल होता क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सेल साइकिल की डेफिनेशन करते हैं। सेल साइकिल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, यानी सेल साइकिल में चेंजेस होते हैं एक सीक्वेंस के साथ। वो चेंजेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम लोग के पास आता है अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी हम लोग के पास जो सेल का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, वो पहले से ग्रोथ कर जाता है। फिर उसके बाद हम लोग के पास आता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाता है। अगर एक क्रोमोसोम है तो वो डबल हो जाता है। उसके बाद हम लोग के पास आता है सेल डिवीजन, जिसको हम माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। पीरियड ऑफ ग्रोथ और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हम लोग के पास इंटरफेज के अंदर आता है, जबकि जो सेल डिवीजन है वो माइटोटिक फेज के अंदर आता है। अब जब एक सेल साइकिल है वो अपना साइकिल कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है, यानी वो अपनी डिवीजन कितने टाइम में करता है, तो वो करता है डियर स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में। हम लोगों के पास फर्दर आ जाता है इंटरफेज आ जाता है। इंटरफेज ये है, और उसके बाद हम लोग के पास माइटोटिक फेज। इंटरफेज को हम लोग मिसलीडिंगली क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज, लेकिन ये हाईली मेटाबॉलिक फेज होता है, जिसके अंदर हम लोग के पास फर्दर डिवीजन होती है और अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो क्लास अगर हम यहाँ से इसके फेजेस को डिस्कस करें तो यहाँ पे भी हम लोग के पास इंटरफेज आ जाता है और डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज के अंदर हम लोग के पास सब डिवीजन आती है G1, यानी गैप फेज या ग्रोथ फेज कह सकते हैं, सिंथेसिस S फेज एंड V2 फेज। और डिवाइडिंग फेज में हम लोग के पास माइटोसिस एंड मियोसिस आ जाता है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इंटरफेज अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द सेल साइकिल को मेकअप करता है और सेल की परफॉर्मेंस को नॉर्मल एक्टिविटीज पे परफॉर्म करता है। इसके साथ हम लोग एक वीडियो देखते हैं जिससे हम लोगों को इंटरफेस की और मेटाबॉलिक फेज की अच्छे से पता चल जाएगा। In this lesson, we'll be looking at the cell cycle. This is the lifespan of a eukaryotic somatic cell. A somatic cell is any cell in the body of an organism, except for sex cells, such as sperm and egg cells. The cell cycle describes the sequence of cell growth and division. A cell spends most of its life in a state called interphase. Interphase has three phases: the G1, S, and G2 phases. Interphase is followed by cell division, which has one phase, the M phase. Together, these four phases make up the entire cell cycle. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर सेल है और उसमें डीएनए या क्रोमोसोम, आप ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो कितने होते हैं? फॉर एग्जांपल 46। अब सेल ने क्या करना है? सेल ने डिवाइड करना है। जब सेल डिवाइड होगा तो वो क्या करता है? सबसे पहले जो काम होगा वो साइज में इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बेसिकली आप कह सकते हैं उसने मटेरियल बनाने हैं जिससे आगे फर्दर डिवीजन करनी है, उसके अंदर हेल्प आउट हो जाता है। जो सेल अब किधर जा रहा है? सेल क्योंकि डिवीजन की तरफ जा रहा है, और हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है कि जो सेल है एक फेज से दूसरी फेज की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे इंटरफेस के अंदर हम लोग के पास जो सेल है वो अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है, अपने डॉटर सेल्स को आइडेंटिकल कॉपीज बना रहा है, और उसके सब डिवीजन के अंदर हम लोग के पास आता है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं G1 फेज को, यानी गैप 1 फेज को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज है, इट्स अ मेनली ग्रोथ फेज। आफ्टर अ सेल डिवाइड्स इट एंटर्स द G1 फेज। अब स्टूडेंट्स G1 फेज के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, यानी इसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो अपने अरूज के ऊपर होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सेल साइकिल जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। एज वेल एज स्टूडेंट्स जैसे इंजाइम्स बनते हैं जिन्होंने रेप्लिकेशन में हेल्प करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा है कि डीएनए गायरेज है, लाइगेज है,
काइमेज है, पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 है, यानी ऐसे एंजाइम्स हैं जिन्होंने रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इट प्रोड्यूस प्रोटीन्स आर एंजाइम्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर फर्दर सेलुलर फंक्शंस एंड मेटाबॉलिज्म, यानी इनकी मेटाबॉलिज्म और इनकी फर्दर रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। अब G1 फेज के बाद हम लोग G1 फेज में हम लोगों के पास एक क्रिटिकल चेक पॉइंट आता है, जहाँ पे जो सेल की जो सेल्स हैं वहाँ पे चेक करते हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है कि जो सेल रिसीव करता है सिग्नल्स, वेदर इट कंटिन्यूज द सेल और स्टॉप डिवाइडिंग, यानी जो सेल है वो अपना फर्दर आगे डिवाइड होगा या नहीं होगा, यानी अगर इसमें कोई भी इंजाइम्स रिक्वायर है और वो उसमें अभी तक नहीं एडिशन उसकी नहीं हो चुकी, तो वो क्या करेगा, थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर लेगा खुद को और उस चीज़ को बनाएगा जिसकी आगे हम लोगों को फर्दर ज़रूरत है। और G1 फेज जो है वो खुद की कंप्लीशन में अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स लेता है। उसके बाद हम लोग के पास G1 फेज के बाद आ जाता है S फेज। S फेज अपनी कंप्लीशन में 10 आवर्स लेता है और ये सिंथेसिस फेज है, यानी इसमें जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाता है। अगर पहले सिंगल क्रोमोसोम की है तो वो उसकी कॉपीज बन जाती हैं जो क्रोमैटिन की फॉर्म में सामने आती हैं। उसके बाद जब डीएनए डबल हो जाएगा, फिर सेल ने डिवाइड करना है, उसके अंदर आधा क्योंकि जो आधा डीएनए है एक सेल में जाएगा और आधा एक के पास जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स थे G1 में और 46 हैं, लेकिन एस फेज में हर एक के दो दो क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, 46 की रेशियो आ जाएगी, रहेंगे 46 ही, लेकिन अगर वो सिंगल हैं तो वो डबल फॉर्म में आ जाएंगे। अब क्या होगा कि जो हम लोग के पास माइटोटिक फेज में आ जाएंगे, और माइटोटिक फेज हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे G2 फेज के बाद। यहाँ पे इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाएगा, सेल अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाना शुरू कर देगा, उसका जो न्यूक्लियस है वो उसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी, जो सेल का डीएनए है वो डबल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग के पास एस फेज है यानी सिंथेसिस फेज है। इसके अंदर बेसिकली वही चीजें लिखी हुई हैं जो भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद देखिए हम लोगों के पास आता है G2 फेज, और G2 फेज अपनी कंप्लीशन में 4.5 आवर्स लेता है, जिसको हम प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, क्योंकि सेल को डिवाइड होने से पहले जो फेज आता है वो है G2 फेज, यानी माइटोटिक फेज से पहले जो हमारे पास फेज आ रहा है वो G2 फेज है। हम यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे हम लोग G2 फेज को क्या कह रहे हैं, प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि ये माइटोटिक फेज से पहले आ रहा है। हम लोगों ने G1 फेज को डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने सिंथेसिस फेज को डिस्कस किया कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो अपनी कॉपीज बनाता है, और G2 फेज जिसको हम प्री माइटोटिक फेज कहते हैं ये अपनी कंप्लीशन में 4.5 आवर्स ले रहा है। अब माइटोसिस होनी है, सेल ने दो हिस्सों में डिवाइड होना है, उसके लिए जो प्रोटीन्स हैं यहाँ पर बनाई जाती हैं, डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रोमियर्स बनते हैं, उसमें स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो यहाँ पे बन जाती हैं। सेल ने खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करना है, और अपनी जो एनर्जी है, जब देखिए आप देखिए एक सेल है वो डिवाइड होने वाला है, और उसको जो एनर्जी रिक्वायर है अपनी डिवीजन के लिए, वो क्या है, वो G2 फेज बनाएगा। हम इस डायग्राम को देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास साइटोकाइनेसिस, यानी ये हम लोगों के पास माइटोटिक फेज है, जो हम लोग इस इंटरफेस के बाद डिस्कस करेंगे। यानी ये सारा जो सेल साइकिल है इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इंटरफेस है, इंटरफेस के बाद हम लोग के पास माइटोटिक फेज है। इंटरफेस में हम लोग डिस्कस किया है कि G1 यानी सेल ग्रोथ है, यहाँ पे हम लोग के पास एक सेल है सिंगल, और यहाँ पे ये क्या होगा, अपनी ग्रोथ कराएगी। देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है, यानी अगर यहाँ पे इंजाइम्स कंप्लीट हैं, वो जितने भी इंजाइम्स हम लोग को फर्दर डिवीजन के लिए चाहिए वो कंप्लीट है, तो ये वाला फेज किसके अंदर जाएगा, एस फेज के अंदर चला जाएगा, यानी डीएनए की सिंथेसिस होगी। यहाँ डीएनए की सिंथेसिस के बाद हम ये जो सेल है ये किस में आ जाएगा, G2 फेज में आ जाएगा, और G2 फेज के बाद भी हम लोग के पास एक पॉइंट होगा कि यहाँ पे उतने इंजाइम्स फर्दर या प्रोटीन्स बन चुकी हैं जो हम लोगों को आगे माइटोटिक फेज के अंदर चाहिए, तो वो आगे फर्दर डिवीजन के अंदर चली जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं G2 फेज को ही डिस्कस करते हैं हम लोग। G2 फेज हम लोग ने कहा है कि ये क्या है, हम लोग के पास प्री माइटोटिक फेज है, और यहाँ पे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे हैं हम लोग के पास, ये स्पिंडल फाइबर्स हम लोग कह सकते हैं। ये देखें ये इसमें मेजर चेक पॉइंट यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे चेक पॉइंट है, और ये क्या करता है, एंटर्स होता है माइटोसिस में इफ एवरीथिंग इज करेक्ट।
एक चेक पॉइंट हम लोगों के पास क्या आता है G1 फेज के अंदर और दूसरा हम लोगों के पास क्या आता है G2 फेज के अंदर, और ये सेल को प्रिपेयर करता है M फेज के अंदर एंटर होने के लिए। अब इंटरफेस के बाद हम लोगों के पास जो सेकंड फेज है वो है डिवाइडिंग फेज, और डिवाइडिंग फेज फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड है, जैसे इंटरफेस 3 सब डिवीजन्स में था, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इसी तरह जो डिवाइडिंग फेज है वो सब डिवीजन है 2 फेजेस में उसकी, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis, we all know that the division of nucleus. Karyokinesis is a process, the nuclear division in which the parent nucleus divides into two daughter cell, यानी जो उसका न्यूक्लियर है जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। और उसके बाद हम लोग के पास इसके अंदर भी फर्दर फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जो हम लोग इस चैप्टर में नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करेंगे। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो चुकी है, यानी एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं और वो फर्दर डिवीजन के लिए अपनी एनर्जी को रिक्वायर कर चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना जो उनका साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन करना भी स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे each daughter cell contains nucleus, their own nucleus, cytoplasm and their organelles. साइटोकिनेसिस इन एनिमल्स कैसे होती है और इन प्लांट्स वो हम इस डायग्राम को देख के फर्दर जान सकेंगे। इट अकर्स बाय क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन, यानी ये एक सिंगल सेल था ऑलरेडी, इसके दरमियान में उनके पास क्लीवेज फ्यूरो की फॉर्मेशन हुई है, यानी यहाँ पे एक फ्यूरो बना है, एक क्लीवेज बना है, जो फर्दर हमारे पास 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना रहा है जो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हैं, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब साइटोकिनेसिस इन प्लांट्स कैसे होती है, इट अकर्स बाय प्लेट फॉर्मेशन, यानी एक सिंगल सेल है, वहाँ पे एक प्लेट की फॉर्मेशन हुई है और वो सिंगल जो प्लेट है वो फर्दर क्या करती है, डिवीजन करती है 2 आइडेंटिकल प्लांट सेल्स के अंदर। अब इस डायग्राम को देख के हम लोग ये जान सकेंगे, ये देखें, इसमें लोग देखते हैं, ये देखें, ये माइटोसिस हो रही है, यानी यहाँ पे जो सेल है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर हम लोग के पास न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। यहाँ पे जब न्यूक्लियस 2 बन चुके हैं और दरमियान में हम लोग के पास ये क्लीवेज फ्यूरो बन रहा है और साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, और 2 डॉटर सेल्स प्रिपेयर देयर ओन डॉटर सेल्स, यानी वो एक सेल जो है वो अपने 2 फर्दर डॉटर सेल्स बनाएगा जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। अब क्या होगा, सेल्स लीव, एक सेल जो है वो अपना जो साइकिल है वो छोड़ देगा और जो एक सेल है वो फर्दर क्या होगा, अपनी डिवीजन स्टार्ट कर देगा। अगेन इस तरह डिवीजन होती रहेगी और तब तक वो डिवीजन होती है जब तक हम लोगों को ज़रूरत रहती है। अब सेल डिवीजन की हम लोगों को ज़रूरत क्यों होती है, हम लोगों को सेल डिवीजन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन बेसिकली हम लोग को सेल डिवाइड करना क्यों होता है, हम यहाँ पे देखते हैं। इट्स इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट इनेबल ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, heal damaged tissues and replaced old or dead cells. Without the cell cycle, no living organism could develop, survive or reproduce. यानी हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत इसेंशियल है, क्योंकि ये ग्रोथ में हम लोगों की हेल्प आउट करते हैं। अगर कोई कट वगैरह लग जाता है या कोई भी डैमेज्ड हमारा टिश्यू हो जाता है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस में ये फर्दर हम लोगों का हेल्प आउट करता है। ये ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए वेरी इसेंशियल होता है। यहाँ पे हम लोगों ने भी इसको भी डिस्कस कर लिया है कि एम फेज के अंदर हमारे पास एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस होती है, जो हम फर्दर इस चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है सेल बायोलॉजी के अंदर सेल साइकिल को, कि सेल किस तरह से ग्रो करता है, सेल अपनी डिवीजन किस तरह से करता है, और सेल के अंदर कितने मेजर उसके फेजेस होते हैं या कितने वो किस तरह से वो खुद को डिवाइड करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।